चलिए तो शांति बैठिए, ध्यान दीजिए इधर अपने क्लास पर। आज हम लोग क्लास 10th में बिहार बोर्ड के इंग्लिश रीडर का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है एलर्जी, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग हमेशा इस शब्द का प्रयोग करते होंगे, हमारा इस चीज से एलर्जी है। देखिए बात ना बोले हमारा एलर्जी है, हालांकि तुमको उस बात से कोई एलर्जी है नहीं, बस बोलचाल की भाषा में तुम कहते हो कि हमारा इस बात से एलर्जी है। अगर तुमको सच में उस बात से एलर्जी है तो उसका सिम्टम्स, उसका लक्षण तुम्हारे शरीर पर दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तब तुमको एलर्जी है, तो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं कि एलर्जी है। एलर्जी मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो तुम्हारे शरीर में गया तो शरीर पर उल्टा रिएक्ट कर देवे। एनर्जी मतलब ताकत होता है, ऊर्जा होता है। तो जैसे देखो, मान लो कि कोई में लइकन है, उसको करेला पसंद है, वो करेला खाया आ खाते शरीर में पूरा खुजली जैसा होने लगा, पूरा फुदी 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 फुसरी जिसको हम नहीं कहते हैं, वैसा हो गया। अच्छा, अरे वैसे नहीं, खाते ही तुमको हो गया। जैसे गया पेट में पहला निवाला, तुमको लगा कि लो हम करेला खा ले ली, यहाँ शुरू हो गया, तो उसी को क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। हाँ, चाहे मान लो अबीर लगाया, तुमको लगाई थी ऐसे ऐसे नोचे लगा, एलर्जी है। हमारे एगो सर जी हैं, जहाँ हम 12th पढ़ते थे, गोबर को अगर वो पार कर दे, मैंने गोबर पर उनका पैर गया, अब बस उनको धर के मेरे हारू के धर के सिंदूर नखुन पालिश जे रहे धर के रगड़ित रहल, तो उनको गोबर से क्या था? एलर्जी था। कल की जुतपुत्ती होइल हो। अजय पढ़ावे के मन न रही, फोन कर कि सर जी अभी तक नहीं आए हैं, आज ना वो चला का है, आज जुतपुत्ती होइल हो हमरा। ठीक, तो ऐसा फिलहाल ऐसे हमने के तो ये सब बीमारी न है, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है और वो खतरनाक भी बुआ। अगर एलर्जी अपने हाई लेवल पे चला गया तो तुमको अस्थमा जैसा बीमारी हो जाएगा, बुखार जैसा बीमारी होता है। अस्थमा होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, देखा हुआ फिल्म उलिम में ऐसे लेकर पैंपा से ऐसे खींचता है वो वाला। अगर टाइम पर नहीं मिला तो निपट जाएगा, इतना खतरनाक होता है। समझ गया क्या चीज? एलर्जी। तो आज हम लोग उसी एलर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलर्जी कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, उसका क्या लक्षण है, कैसे पता करेगा, और कैसे हम उस एलर्जी से बच सकते हैं, वही तुम्हारा इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आ जाओ चैप्टर पर। सबसे पहला है बुआ यहाँ पे कि एलर्जी लिखा कौन है। तो ये एक डॉक्टर हुआ करते थे, हमने के बिहार में ही पटने में डॉक्टर हैं थे, जिनका नाम था डॉक्टर राणा एसपी सिंह। तो पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अरे नाम है पूरा, अरे बैल कहीं के एसपी से पूरा नाम होगा, हो कैसन कैसन गधेरों के बीच में हम फंस जाते हैं। हाँ सर, ये छोटा मोटा काम तो हम नहीं करते हैं, स्टाफ वाला काम करे। कितना पेज चाहिए सर आपको? 4 गो है चलेगा? हाँ, चलिए इधर देखिए बाबू। तो हम लोग पढ़ते हैं राणा एसपी सिंह के बारे में। है कौन? डॉक्टर राणा एसपी सिंह born on 23rd January 1976 in मच्छागर लच्चीराम हथुआ village in Gopalganj district, is a reputed physician who has specialized on allergy। डॉक्टर राणा एसपी सिंह का जन्म हुआ 23 जनवरी 1976 को। कहा? तो गोपालगंज जो जिला है बिहार में हमने के, तो गोपालगंज जिला में एक जगह है हथुआ, वहीं पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है मच्छागढ़ लच्छी राम। ठीक, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा कि कौन जिला में हुआ था, तो गोपालगंज जिला में हुआ है बिहार के। और ये एक बहुत बड़े चिकित्सक हैं, ठीक, नामी चिकित्सक हैं, सम्मानित चिकित्सक हैं और स्पेशलिस्ट हैं। चिकित्सक मतलब डॉक्टर हैं। और किस चीज का वो डॉक्टर हैं? एलर्जी के। आप डॉक्टर भी जाते हैं तो कुछ डॉक्टर
स्पेशलिस्ट होता है, कोई हड्डी के डॉक्टर है, कोई हार्ट के डॉक्टर है, कोई ब्रेन के है, कोई नाक कान आंख के स्पेशलिस्ट होता ना है। बाकी वो नॉर्मली सब कुछ जानता है, लेकिन एक चीज में वो स्पेशलिस्ट होता है, उसी का वो इलाजे करता है। ठीक, हमने के गदाईपुर में एगो डॉक्टर हैं, तो अभी कैसनो घाव होल रहे, जाओ उनका भी ठीक कर देंगे, स्पेशलिस्ट व्यक्ति। ठीक, उनका दवाई काम कर जाता है। तो डॉक्टर राणा एसपी सिंह काची के स्पेशलिस्ट हैं जी, एलर्जी के ये स्पेशलिस्ट हैं, इसी के बारे में वो जानते हैं, बताते हैं, इलाज करते हैं। हाँ, डॉक्टर गदावा कवि में कविता तो करने लौक रहा है, मोटा दिमाग बैल है कि 65 साल के तबे बुद्धि हो तो, हाँ ओकर पहले बुद्धि ना हो तो। अच्छा ये बताओ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, अब जब हम 10 साल 20 साल पढ़ाएंगे तो उस 20 साल के आधार पर स्टूडेंटों के बारे में हम नहीं लिख सकते हैं। उहे में डूबल है ना, पता है, तो ये बैला कहीं के लिखे को जी बीमारी के बारे में, तो डॉक्टर है तो बीमारी के बारे में लिख दे तो कभी हो गए गधेरा। ये भेड़ा है, भेड़ा एकदम भेड़ा है ये आर्टिकल है, आर्टिकल समझता है, एक लेख है, वो एलर्जी के बारे में लिखे ताकि लोग उसको पढ़े और अपने से उसका इलाज अपना घरेलू ढूंढ के रखे, उससे बच के रहे। समझ गया? देखो यहाँ, इधर देखो रे भेड़ा he has written a number of articles on health care which have found favor of publication in leading newspapers as well as medical journals। अब देखो, इन्होंने कई सारे आर्टिकल लिखे, पत्रिका लिखे अलग अलग चीजों पे, खास करके एलर्जी के बारे में, ये अलग अलग पत्रिका लिखते थे और कई सारे लिखे। अब जब ये लिखते थे तो इसको पेपर में छापा जाता था। ठीक, अभी भी सब छपाता है, एक पेज ऐसा आता है ना जेकरा में लेखक ये सब अपना कुछ कुछ छापता है, लेकिन हमने उसका पर ध्यान ना देते हैं। तो ये छापते थे, साथ ही साथ मेडिकल के लिए अलग से पत्रिका आता है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो लोग उसको पढ़ता है। उसमें जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, वो अपना इलाज इस सब के बारे में अपना जो भी विचार है उसको रखते हैं, तो लोग उसको पढ़ता है और वहां से आइडियाज लेता है कि हमको आगे कैसे कैसे क्या करना है। तो ये न्यूज़पेपर में भी इनका आर्टिकल छपता था और जो मेडिकल जर्नल्स है उसमें भी इनका छपता था, यानी कि जो चिकित्सा से जो पत्रिका है उसमें भी और न्यूज़पेपर में भी छपता था। थर्ड सन ऑफ अ पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर राम ध्यान सिंह, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज सेवरल डिग्री टू हिज क्रेडिट सच एज MBBS MD PMCH पटना एंड DA RCGP लंदन। अब देखिए, ये जो राणा एसपी सिंह है, इनके पिताजी थे पुलिस इंस्पेक्टर और ये उनके तीसरे बेटे हैं। समझ गया? अपने पिता के ये तीसरे बेटे हैं और इनके पिताजी एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। और डॉक्टर राणा एसपी सिंह के पास कई सारा डिग्री है, मेडिकल के लाइन में कई सारा डिग्री लिए हैं, मतलब खूब पढ़े हैं। जैसे देखो, डॉक्टर बनने के लिए पहले तो तुमको ये होना ही चाहिए, तो MBBS भी किए हुए हैं, पटना PMCH से MD भी किए हुए हैं, फिर यहाँ पे DA किए हुए हैं, RCGP लंदन जाके किए हैं। तो ये सब डिग्री है उनके पास जो वो पढ़ाई किए हैं, यहाँ तक क्लियर। पापा कौची हलथिन हो? पापा कौची हलथिन? पुलिस दरोगा बाबू हलथिन है, इंस्पेक्टर हलथिन। हाँ, क्या नाम हली पापा का? बैल कहीं के पापा के नाम पुलिस हल राम ध्यान सिंह। आ तोरा रामधारी से दिनकर याद आ रहे हैं, एक से एक लोग। इधर देखो, ही हैज read a number of papers in different national seminars. The recent begin a seminar on epilepsy organized by Department of Neurology, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। देखो, इन्होंने कई सारे आर्टिकल को पढ़ा है अलग अलग सेमिनार में। सेमिनार मतलब समझता है, जैसे कॉलेज में जाएगा ना तू कॉलेज में, तो वहां पे किसी क्षेत्र के स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है, सभी स्टूडेंट वहां आते हैं। कॉलेज में हॉल होता है बड़ा सा, इसी सब चीज के लिए आप लोग बैठिएगा, वो स्पेशलिस्ट आएगा और अपने बारे में कई सारी चीजें तुमको बताएगा, आगे तुमको क्या क्या करना है उसके बारे में बताएगा, जिस क्षेत्र से वो जुड़ा रहेगा उसमें। तो उसी को हम सेमिनार कहते हैं। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आगे चल के अगर हम बड़े टीचर बन गए तो दूसरे दूसरे संस्था में, स्कूल में हमको बुलाया जाएगा,
हम वहां पे स्पीच देंगे, लोगों को, बच्चों को गाइड करेंगे, आगे तुमको पढ़ाई कैसे करना है, अगर टीचिंग लाइन में आना चाहता है तो कैसे आना है, इसी माइक लगा रहेगा, अलग के स्टेज बना रहेगा, उसी पे हमको अपना पूरा स्पीच देना है। तो उसी को क्या कहते हैं, सेमिनार कहते हैं। तो ये डॉक्टर थे, नामी डॉक्टर थे, तो अलग अलग हॉस्पिटल में इनको बुलाया जाता था सेमिनार करने के लिए, भाषण देने के लिए, बच्चों को गाइड करने के लिए। तो कई सारा ऐसा वो सेमिनार अटेंड किए हैं, वहां पे भाषण दिए हैं, आर्टिकल पढ़े हैं। और अभी जो नया वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ा गया है कहाँ, तो पटना में हमने के जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, कॉलेज है ये, वहीं पे वो ये भाषण दिए थे। और उसी भाषण का अंश हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और ये भाषण किस चीज के बारे में था जी, तो ये था एलर्जी के बारे में, कि हम लोग एलर्जी से कैसे बच सकते हैं, उसी के बारे में पूरा था। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप सीख सकते हैं कि एलर्जी क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। क्लियर? आइए आगे देखिए इधर, वन मॉर्निंग, यहां से तुम्हारा चैप्टर हो जाता है शुरू। वन मॉर्निंग प्रेम शंकर वोक अप विद एन ईचिंग सेंसेशंस ऑफ पेन ऑल ओवर हिज बॉडी। एक दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रेम शंकर। तो प्रेम शंकर उठता है, उठते ही उसको क्या होता है, पूरा खुजली होने लगता है और हल्का दर्द भी महसूस होता है। तो खुजली करते हुए, दर्द को महसूस महसूस करते हुए उठता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद हिम। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है, काहे इसको आज सुबह सुबह खुजली और दर्द हो रहा है। ही वेंट टू अ क्लिनिक, तो वो आप एक क्लिनिक गया, अस्पताल गया, छोटा सा जो रहता है उसको हम क्लिनिक कहते हैं। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम एंड assured him that he would be okay in a few days। डॉक्टर उसको देखता है, जांच करता है, और उसके बाद बताता है कि तुम कुछ दिनों में ठीक हो जाओगे। इट इज जस्ट एन इंस्टेंस ऑफ एलर्जी ही ऑब्जर्व। और आगे डॉक्टर बोलता है कि यह बस एक एलर्जी के मामला है, एलर्जी की बात है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगे। अब प्रेम शंकर के दिमाग में आता है कि एलर्जी होता क्या है, उसको जानने की इच्छा होती है। प्रेम वांटेड टू नो व्हाट एलर्जी इज, सो द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड। प्रेम के मन में ये चाहत होती है, वो जानना चाहता है कि एलर्जी क्या होता है। तो डॉक्टर उसको समझाते हैं, बताते हैं कि देखो एलर्जी होता क्या है। अब यहां से समझना एलर्जी क्या है। सवाल एक यहां से तुमको ये बनेगा कि किस कहानी में प्रेम शंकर नाम के व्यक्ति का जिक्र है, मेंशन किया गया है। तो एलर्जी में, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो प्रेम शंकर कहाँ है, एलर्जी में है। ठीक, तो अगर ये प्रेम शंकर एलर्जी में, तो बताओ तो जबड़ा कहाँ है। हाँ, जबड़ा किस कहानी में पढ़े हैं जी, आज मार के गर्दा रदम। जबड़ा पहले बताओ था कौन, किसका कुत्ता था, हल्गू के पत्नी के नाम। ये तो ओकर में ढरुए के मुआ देले ना, पी के हम बोली थी, पी के लिए आज। तो कौन कहानी था वो, हाँ मीना। का नाम था कहानी का, का नाम बोली मिया, जनाइट। हाँ, ये कर तो अलगे दिन। जनवरी नाइट नाम था, हिंदी में पुष्प की रात। न पढ़े हैं, अब्सेंट ठीक है जी। हाँ, तो अब्सेंट रह गया, मास्टर पर थोप देगी कि ना पढ़ेला है। हाँ हाँ, तो चलो बताओ अगला, हमको बताइए कॉर्न मर्चेंट, मक्का व्यापारी जो बूढ़ा था, वो कौन से कहानी में था, जिसका भतीजा धोखा दे रहा था, पत्नी 10 यूरो खर्चा करती थी। हाँ, आरसी हचिंसन लेखक है, कहानी का नाम बताओ। तूने के बेटा देवे पड़ेगा काम भर, जरूरत है। चलो बताओ, जिम नाम के कैरेक्टर कौन से कहानी में था, जिम। हाँ, मी एंड द क्लॉजी बिट। डॉक्टर जॉनसन कौन में था, मिस ग्रीन। आज जो पत्ता जला रहा था उसका नाम बताओ। हाँ रोशन, सही बोल रहा है सब है।
कहा कि इतना आदमी बोल रहा है तो सही ही होगा, गलत थोड़े हो सकता है। आगे देखो, अब डॉक्टर साहब बताएंगे इसको कि एलर्जी होता क्या है। एलर्जी यू कैन से इज अ मैल्यूफैक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम काउजिंग अ वायलेंट रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस substances in our natural environment. You may call such substances allergens. अब देखो डॉक्टर साहब उसको बता रहे हैं कि एलर्जी होता क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं प्रेम शंकर से कि हमने के पर्यावरण है, यहाँ पे कई सारा चीज है, कई सारे सूक्ष्म जीवाणु भी हैं, कई सारे और भी जैसे खाना पीना के सामान है, सब्जी है, दाल है, चावल है, कुछ भी है। इसमें जितने भी ये सारे चीज हैं वो ऐसे नॉर्मली हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, हम करेला का सब्जी लेते हैं, करेले के सब्जी से कोई नुकसान होता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर करेला का सब्जी खाए तो उनको हो जाएगा। क्या करेला नुकसानदेह है? लेकिन किसी किसी का बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे उसको देगा वो ओकरा विरुद्ध में जाके आवाज उठाने लगता है, यानी एक तरह से विपरीत परिस्थिति में जाके वो प्रतिक्रिया करने लगता है। बॉडी तुम्हारा कहने लगता है कि हमको ये चीज नहीं चाहिए, तो हमको क्यों दे रहा है? अब उसको नहीं चाहिए तो बताएगा कैसे? तो तुम्हारे शरीर में सूजन हो जाएगा, खुजली होने लगेगा, लाल लाल पूरा हो जाएगा, पेन होने लगेगा। अगर ये चीज हो रहा है यानी कि वो चीज खाने से तुमको क्या है? एलर्जी। उसी को हम एलर्जी कहते हैं। कोई भी ऐसा वस्तु जो सामान्य रूप से नुकसान नहीं पहुंचाता है लेकिन तोर बॉडी ओकरा पर उल्टा रिएक्ट कर रहा है, तो विरोध में रिएक्ट कर रहा है, तो समझ जाओ क्या है? एलर्जी है। उसी चीज से तुमको क्या हो गया? एलर्जी। और जिस चीज से तुमको एलर्जी होगा उसको हम कहते हैं एलर्जेंस। हमको करेला से मान लो एलर्जी है तो करेला को हम क्या कहेंगे? एलर्जेंस कहेंगे। और उसके वजह से जो हमको होगा शरीर में उसको क्या कहेंगे? एलर्जी। समझ में आया क्या होता है? सिम्टम्स भी देखेगा, लक्षण कैसा रहता है। रुको तू लोगों का हम दिखाता है, देख कैसे हुआ है। ओई हई हई इहे में डाल देवेला खोजलू ना इमेज। देखो ये दिख रहा है तुम लोगों को जी? आए आओ बड़ा कर दें। दिख रहा है ये काची है? ये एलर्जी का लक्षण है, समझ गया? और जो तुमको पिक्चर दिख रहा था एक, आए आदत होली हो। और देखो ये दीदी है, दीदी धड़ के बकोट रही अपने आप को पूरा। दिख रहा है? ये काची है जी? इसको किसी चीज से एलर्जी हुई है। एलर्जी के कई सारे कारण हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई ऐसा चीज है जिससे इसको एलर्जी हुई है, उसका लक्षण इसको अपने गर्दन पे और नीचे वाले व्यक्ति को अपने हाथ पे दिख रहा है, पूरा उसको एकदम इसी से करके देख रहा है, खून निकल रहे है। बाकी और भी पिक्चर्स देखना है तो गूगल कर लेना, तुमको भर भर के मिल जाएगा एलर्जी के लक्षण। समझ गया? तो ये क्लियर हो गई आप लोगों को। अब आगे देखिए, द रिएक्शन क्रिएट्स एन inflammation which in turn can lead to a variety of symptoms such as a hay fever, eczema, asthma and other condition properly referred to as allergies। अब कह रहा है कि ये जो रिएक्शन होगा तुम बॉडी में, जैसे हम करेला लेके चल रहे हैं, करेला को जैसे हम खाएं मेरा बॉडी उस पर रिएक्ट करना शुरू करेगा, और जैसे ही रिएक्ट करेगा मेरे शरीर में क्या होगा? सूजन होने लगेगा। उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो सूजन होने लगेगा और ये सूजन आगे चल करके हमारे कई सारी बीमारी का कारण बनेगा। जैसे इससे हमको हे फीवर बुखार हो सकता है, हमको एक्जिमा और अस्थमा जैसा सांस लेने में जो दिक्कत होता है, इस तरह की बीमारियां तुमको हो सकती है। समझ गया? और जब ये सारी चीजें होने लगे तो समझो कि तुमको एलर्जी हो गया है। और हम सभी को एलर्जी होता है, एक टाइम है जब होता है। अभी कुछ दिन पहले वो टाइम चल रहा था जब बसंत ऋतु आता है, यानी ठंडा से हम गर्मी की ओर प्रवेश करते हैं, तो बसंत ऋतु, उस टाइम सबको सर्दी खांसी जुकाम बुखार लगता है। वो एक तरह से एलर्जी का ही लक्षण है। फिर तुमको जब अक्टूबर नवंबर बरसात वाला टाइम खत्म होता रहता है, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को वैसा बीमारी होता है। तो उसमें से कई सारे जो लक्षण वो एलर्जी है, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट
नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध में रिएक्ट करता है। समझ गया? तो आगे देखते जाओ। दे आर ए जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर। यहां से ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है बुआ। एलर्जी जो है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है जेनेटिक यानी अनुवांशिक, बाप माए से बाल बुतरू में, ठीक। और एक होता है पर्यावरणीय, पर्यावरण में कोई चीज है जिसके संपर्क में तू गया और तुमको एलर्जी हो गया। तो दो चीजों से होता है, एक आपको माता पिता से मिलेगा, अनुवांशिक हो सकता है, और दूसरा पर्यावरण से मिलेगा जिसको हम लोग एनवायरमेंटल रिस्क कह सकते हैं। द डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स वन मस्ट फर्स्ट बी एक्सपोज टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस फॉर सम टाइम्स टू बिल्ड अप द एलर्जिक सेंसिटिविटी एंड देन वंस मोर टू ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शन। अब देखो ये एलर्जी होता कैसे है। शुरुआत में जब तू जाएगा ना बुआ एलर्जी में, मान लो जैसे हमको कोई ऐसा चीज ले लो पर्यावरण में जेकरा से हमारा एलर्जी है, जैसे हो सकता है कि कोई धूम्रपान कर रहा है, सिगरेट पीता है तो धुआं निकालता है, वो धुआं से हमको एलर्जी है, उसके वजह से भी तुमको हो सकता है। तो डायरेक्ट मतलब पहला दिन गया तुमको नहीं हो जाएगा। यहाँ पे सिगरेट पी रहा है तो वहां पे है, पहले तुम्हारा बॉडी वहां पे रहेगा और रहते 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 अचानक से एक बार वो क्या करेगा, रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और एक बार जब तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो जब भी तू उस धुएं के संपर्क में जाएगा तुरंत तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करेगा। लेकिन शुरू शुरू में वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, कुछ दिनों तक उसके संपर्क में रहोगे, फिर वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है। एक बार अगर रिएक्ट कर दिया तो फिर हल्का भी उसके संपर्क में जाओगे वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। वही यहाँ बताया गया है, देखो कि एलर्जी के लक्षण विकसित होने के लिए व्यक्ति को पहले कुछ समय तक उसके संपर्क में रहना पड़ता है। जो एलर्जन है जिससे तुमको है, जिसे करेला है तो कुछ दिन करेला तो खाया, एलर्जी नहीं होगा। एक बार जब वो कर दिया रिएक्ट तो वो बार बार करेगा, तो पहले उसके संपर्क में जाइए, ठीक। और संपर्क में जब जाएगा तो वो धीरे 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 तुम्हारे बॉडी पर हावी होगा, ठीक। पहले बॉडी होगा से पूरा लड़ेगा कि इसको खत्म कर दें, लेकिन लगातार जब उसके संपर्क में रहेगा तो तुम्हारा बॉडी एक समय के बाद हार मान लेगा और वो जो एलर्जन है वो तुम्हारे बॉडी पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा और उसका लक्षण तुम्हारे शरीर पर दिखने लगेगा। तो पहले हमारे बॉडी जो है, बॉडी के अंदर के पार्ट वो उससे लड़ता है, उसको खत्म करता है, लेकिन खत्म करते करते वो थक जाता है बेचारा, तब वो बॉडी पर लक्षण दिखाई देता है। और उसके बाद जब भी तुम दोबारा उसके संपर्क में आओगे तुमको उसका असर देखने को मिल जाएगा। अगर पर्यावरणीय फैक्टर में तुमको लेना है, पर्यावरणीय कारक में लेना है, तो आप जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए स्मोकिंग, कोई धूम्रपान कर रहा है तो उससे हो जाएगा, या पोल्यूशन धुआं है उससे भी तुमको एलर्जी हो सकता है। समझ गया? आगे देखिए, Essentially, allergy often appears as a smingly begin condition such as hay fever during the pollen season. उसके अलावा देखो शुरुआत में एलर्जी अक्सर साधारण स्थिति में रहता है, कोई खास तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उस चीज पे तू ध्यान नहीं दिया और लगातार वो तुम्हारे बॉडी पर अटैक करते रहा, तुमको लगातार एलर्जी होते रहा तो आगे चल करके ये हे फीवर जो बुखार होता है उसका कारण बन सकता है। इस तरह के लक्षण तुमको मुख्य रूप से पोलन सीजन में देखने को मिलता है। पोलन सीजन मतलब समझते हो? नहीं समझता है? जब पेड़ पौधा में नया नया फूल लगता है, जैसे कि बसंत ऋतु में लगता है, तो आप लोग अगर साइंस पढ़े हैं तब परागकण के बारे में पढ़े होंगे। परागकण नहीं पढ़ा है जी? कहाँ पढ़े जाता था? एनजीआर में? कौन मास्टर पढ़ाता था? नीरज सर? थकल कोचिंग में पढ़े जा तो हमार कोचिंग में नहीं पढ़े। परागकण के बारे में नहीं बताया है, हम बुलाए मास्टर के? आए बुलाओ तो जी, बुलाओ अभी। इधर आइए तो सर, थोड़ा सा सब लड़कन आपको झुठा रहा है, झुठा रहा है, आइए ना थोड़ा सा सर जी। ये सब बच्चा कर रहा है कि आइए नीरज सर हमको परागकण के बारे में नहीं पढ़ाए हैं। इट इज राइट? तो 8वां क्लास में कौन ना पढ़ा है पहले बता तो? 7th क्लास ये सब पढ़ रहा है ना जी? छोड़ो, अब सुनो परागकण का होता है, बात खत्म करो। फूल जब फुलाता है ना तब फूल में
कभी एथी करना, फूल को ऐसे पकड़ना, खास करके अगर घरे तू सब्जी रोपा है, नेनुआ नेनुआ तो नेनुआ का फूल जब फुलाता है उसको फूल को ऐसे पकड़ना, तुमको हाथ पर पीला पीला लग जाएगा, वही परागकण है। अब होता क्या है देखो, जब ये मौसम आता है फूल फुलाया और हवा बहती है तो वो सबको धूल के रूप में, एकदम छोटा छोटा तो कण रहता है, एकदम महीन रहता है, तो वो हवा के साथ मिल के और हवा के साथ बहने लगता है। और जब तुम उसके संपर्क में जाओगे तो तुम जब सांस लोगे तो तुम्हारे साथ चला जाएगा, तुम्हारे नाक में अंदर गया, और जैसे ही वो अंदर जाएगा तुम्हारा बॉडी उसके विरुद्ध में रिएक्ट करेगा और तुमको सर्दी खांसी जैसा बीमारी हो जाता है, बुखार वगैरह लगता है। तो पोलन सीजन में परागकण से बीमारी, ये एलर्जी हो सकती है। आठी 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 करते रहता है, ठीक। In fact, many people gradually build upon allergic condition over many years before experiencing any symptoms whatsoever. यहाँ पे तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कई वर्षों से एलर्जी चुपचाप अपने उसके बॉडी के अंदर काम करते रहता है, कोई लक्षण उसके शरीर पर दिखाई नहीं देता है। हो सकता है में से कोई व्यक्ति को किसी वस्तु से एलर्जी होगा, लेकिन तो बॉडी में वो दिखाई अभी नहीं दे रहा है, धीरे 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 करके और कई सालों बाद वो अपना लक्षण दिखाएगा। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे दुर्भाग्य व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अगर थोड़ा सा खाना भी खा लिए ना पसंद होला, जो उनका बॉडी नहीं चाहता है, वो खाना खा लिया, कोई दवा ले लिया, यहां तक कि कोई छोटा मोटा कीट पतंग काट भी लिया तो उसको एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी के रिएक्शन दो प्रकार के होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर एलर्जी है लेकिन उसका कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, वो अंदर ही अंदर है, और एक ऐसा व्यक्ति है जो हल्का भी उसके संपर्क में गया उसके बॉडी पर तुरंत उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। जैसे कि हमारे सर जी हैं, उनको तुरंत दिखाई देता है, वो गोबर को अगर पैर भी नहीं दिए, खाली लांग दिए उसको ना, तो उनको हो जाता है, इतना जल्दी रिएक्ट करता है बॉडी। नहीं, किसी भी चीज से हो सकता है, सबको नहीं होता है, किसी किसी को, वो तो अलग चीज है जी। हाँ, तब फुसरी हो जाओ ता, हाँ दवा, हाँ वो सही, वो बात सही बोल रहा है, लेकिन वो एलर्जी के सिम्टम्स ना है। एलर्जी होगा तो तुमको पूरा फुसरी फुसरी जाएगा, पूरा नोचते रहेगा उसको, समझ गया। तो यहाँ पे पहले क्लियर हुआ। तो एलर्जी लोगों में दो तरह से होता है, किसी में वो तुरंत दिखाई दे देगा, किसी में कई वर्षों तक वो दिखाई नहीं देता है। उसके बाद मान लो हमको अगर करेले के सब्जी से एलर्जी है तो जरूरी नहीं है कि तुमको भी उसी से होगा, हो सकता है आलू मेरा फेवरेट है और तुमको आलू से एलर्जी हो जाए। तो हर व्यक्ति को एक ही चीज से एलर्जी नहीं होता है, अलग अलग से हो। हमको हो सकता है कि हमारे शरीर पर मक्खी बैठा, कुछ नहीं हुआ, तो शरीर पर मक्खी बैठा तुमको एलर्जी हो जाएगा। वो अलग अलग व्यक्ति के बॉडी पे डिपेंड करता है। फिर ये होता है कि मान लो हमको मक्खी को बैठने से या मच्छर के काटने से हमको एलर्जी होता है, तो संभावना है कि ये लक्षण मेरे बेटे और बेटी में भी जा सकता है, ठीक, अनुवांशिक रूप से नहीं भी जा सकता है और जा भी सकता है। तो समझ गया ये बात है। तो यहाँ पे लोग दो तरह के हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कई वर्षों तक एलर्जी होते रहता है लेकिन उसका बॉडी रिएक्ट नहीं करता है, बॉडी पर उसका लक्षण दिखाई नहीं देता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो हल्का खाना खा लिए, दवा ले लिए या कोई कीट पतंग काट लिया, उतने में उनको वो दिखाई देने लगता है। और ये चीज जो है आगे यहाँ बताया गया है कि ये जानलेवा भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज तुमको लिखा गया है, देखो यहाँ पे एनाफिलेटिक शॉक, अचानक से जब वो रिएक्ट करेगा और समय पर उसका इलाज नहीं किया तो वो तुम्हारा जान भी जा सकता है, ठीक, जान जा नहीं सकता है, जान जा सकती है। देखो एनाफिलेटिक शॉक का होता है, हम बता दिए हैं अलग से। यह एक गंभीर जानलेवा तीव्र गति से होने वाला एलर्जी है, एकदम तुरंत होगा, तुमको इतना जल्दी होगा कि जैसे ही एलर्जी होगा तुम्हारा जो ब्लड चल रहा है, रक्तचाप जो है वो रुक जाएगा, वो एकदम धीमा हो जाएगा, ठीक। ये जो सांस तू ले रहा है, वो सांस लेने में तुमको दिक्कत होने लगेगी, तू बेहोश हो सकता है, और अगर समय पर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो तू मर भी सकता है। तो एलर्जी इतना खतरनाक भी होता है, समझ गया।
फर्दरमोर ऑफ दोज एलर्जीज विच स्टार्ट एज एक्जिमा और गैस्ट्रोनिस्टेशनल, रुक जाओ टेढ़ा है, गैस्ट्रोइन, अरे रुक रे, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, गैस्ट्रोस्टिनल, अरे तेरी की बिहारी आदमी आ टेढ़ा अंग्रेजी, बड़ा दिक्कत होगा है। आए अब शांति रहे, एकरा पढ़े दे ठीक से। अब सुनो, इसका नाम है गैस्ट्रो, गैस्ट्रो, चुप न रहे, हाँ रे तेरी के, आज तो खड़े बेचती हमारी थे। गैस्ट्रो ना मैया रुके ना, गैस्ट्रोइंटाइनल कहा जाता है, हाँ देखो आ गया, गैस्ट्रोइंटाइनल कहा जाता है। अब एक प्रोनाउंसिएशन में एकरो बाद गलती हो रहा है तो हो रहा होगा, गैस्ट्रोइंटाइनल प्रॉब्लम्स मेनी इवॉल्व इनटू अस्थमा फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्विंग respiratory symptoms such as hyperreactivity and obstructions of the airways। अब देखो होता क्या है, जब ये चीज तुमको होगा एलर्जी, तो शुरुआत में तुमको क्या होगा, एक्जिमा हो सकता है, यानी पेट की समस्या हो सकती है, पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। और वही चीज आगे चल के किस चीज में बदल जाएगा, तुमको अस्थमा में। जैसे ही अस्थमा तुमको होगा, तुमको होने लगेगा सांस लेने में दिक्कत, और जब ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो एक दिन ये बहुत ज्यादा तो वायु मार्ग में, इसमें जो श्वास नली है उसमें रुकावट डालेगा, और अगर इसका सही से इलाज नहीं किया गया तो किसी दिन सांस रुकने की वजह से तू, ठीक। ये जो घटना होता है पूरा, इसको एक शब्द में कहो तो इसको कहा जाता है द एलर्जी मार्च। इस पूरी घटना को समझ गया, तो ये इसका नाम दिया गया है। आगे देखिए, आज खत्म करके छोड़ेंगे बाबू, मारेंगे बस फिर। तो छोटा छोटा ना है, इतनी गुना है, बड़का बड़का थोड़ा है, देखे ना ये सब तो खाली लक्षण है, खाली नाम के पेज है थोड़े कुछ। एक दिन में वो खत्म की, हम तो ऑब्जेक्टिवो करेला सोच रहे थे, वो तो चल गए उखल, मेला घूमे तो बच गए ना, तो सब करे तू खल, लास्ट घंटे है ये, फिर होली के मारवाही 4 दिन 5 दिन से छुट्टी। रुक, तो बात से हमारा एलर्जी हुए लगल, चुप रह। हाँ इतवार के खुला है, क्लास चलेगा, ना आएगा तो बाद हम बताएगा, होली बुरा न मानो होली है। आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलर्जी हैज इवॉल्व फ्रॉम द डिस्कवरी इन 1967 ऑफ ए प्रीवियसली अननोन एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन ई, और इसको शॉर्ट में ऐसे हम लिखते हैं, बाय साइंटिस्ट इन अपसाला एंड बाल्टीमोर। अब देखो, एलर्जी बीमारी है तो उसका दवाई चाहिए, तो इसके दवाई का खोज हुआ जाके 1967 में, और जो दवाई खोजा गया उसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, पूरा नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अगर तुमको एलर्जी है तो जाके ये दवा तुम कोई भी ड्रग शॉप से खरीद लो, हैं। हाँ का यहाँ दिया हुआ है ना, तुमको मिल रहा है उपसाला और बाल्टीमोर है, तो यहाँ पे यहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक। इम्यूनोग्लोबिन ई जो कि एलर्जी के दवा है। आगे देखिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई एंटीबॉडीज इज दैट दे कैन बी स्पेसिफिक फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एलर्जेंस। अब ये जो इम्यूनोग्लोबिन ई है, वो एक चीज के एलर्जी में काम नहीं करता है, इस सैकड़ों एलर्जी को ठीक कर सकता है। मान लो हमको करेला से प्रॉब्लम है, इसको भिंडी से प्रॉब्लम है, इसको पोलन से प्रॉब्लम है, परागकण से, दवाई एक ही है, इम्यूनोग्लोबिन ई खाओ, तीनों के सही हो जाएगा। ऐसे सैकड़ों एलर्जी का इलाज ये अकेले करता है, समझ गई। आगे देखो, 2 मिनट तो लग रहा है। कंटिन्यूड रिसर्च हैज सिग्निफिकेंटली advanced our knowledge regarding, for example, the interaction between immunoglobulin E and inflammatory cells। अब देखो, फिर भी इस पे लगातार रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च करके पता किया जा रहा है
किसके बारे में? इम्यूनोग्लोबिन और हमारे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, जो हमारी कोशिका है, उनके बारे में, इन दोनों के मिलाकर कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करता है और बेहतर से बेहतर दवा बनाया जाए ताकि लोग एलर्जी की बीमारी से बच सके। तो ये काम भी लगातार चल रहा है। फॉर इफेक्टिव अस्थमा मेडिकेशन वन नीड्स टू लुक बियॉन्ड द ऑब्वियस सिम्टम्स। आगे कहा जा रहा है कि अस्थमा के प्रभावी उपचार के लिए हम लोगों को खाली यहाँ पे लक्षणों को देखना पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो भी एलर्जी हो रहा है उसका पहले लक्षण को देखिए और सही टाइम पे उसका इलाज कराइए, नहीं तो अगर वो एलर्जी अस्थमा में बदल गया तो वो खतरनाक बीमारी हो जाता है। कभी भी तुमको हो सकता है, अगर समय पर नहीं मिला पंप तो निपट जाओगे। अस्थमा एगो बीमारी है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो जब तुमको सांस लेने में प्रॉब्लम करे लगेगा ना, तो उसी को कहते हैं अस्थमा। समझ गया? तो ये चीज होता है। आगे वो कह रहा है एंटी हिस्टामिन हिस्टामिनेस फॉर एग्जांपल में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मास्किंग द सिम्टम्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक दवा है जिसका नाम है एंटी हिस्टामिन। ये जो है वो कुछ समय के लिए अस्थमा को दबा के रखता है, यानी कुछ समय के लिए उसको कम कर ले रहेगा, परमानेंट उसको खत्म नहीं करेगा। तो ऐसे दवा की जरूरत है जो अस्थमा को पूर्णतः खत्म कर देगा, और रिसर्च बार बार चल रहा है, उस पर खोज हो रहा है कि ऐसा दवा बनाया जाए कि इससे मुक्ति पाया जाए। बट हैव वर्चुअली नो इफेक्ट ऑन द अंडरलेइंग इन्फ्लेमेशंस। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो कोई खास प्रभाव नहीं डालती है। अब आगे हाली हाली खत्म कर दे रहे, चुट्टा हम हाली हाली करे में लगल ही ये यहाँ पे देरी कराए पड़ल है। अदर फार्मास्यूटिकल से नोन टू बी इफेक्टिव फॉर सीजनल एलर्जी मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड वीक्स बिफोर एक्सपोजर। द क्लिनिकल यूज ऑफ इनहेल्ड स्टेरॉइड्स इज करेंटली, अरे हल्ला मत करो, गेनिंग ग्राउंड ड्यू टू देयर एंटी, सीधे हिंदी समझो इसका जी, कितना हम अंग्रेजी पढ़ते रहे, सब छुट्टियां कर देता है ना। अभी टाइम के हिसाब से मेरे पास 11 मिनट है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है कि बाकी के छुट्टी हो गया तो तुनी के धले बेचैनी, ठीक ना तो सब 9:30 रहित ना। हाँ तो एलर्जी हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम यो है कि सब अबले वहां ले पहुंचल होती, हम यहाँ ही, मतलब ध्यान यहाँ रखो, उस सबके बोर्ड पर ना जाना है, तोरा बोर्ड पर जाना है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ अन्य भी औषधियां हैं और भी कई सारी दवाइयां हैं जो मौसमी एलर्जी के लिए प्रभावी मानी जाती है, यानी मौसम के अनुसार तुमको बीमारी हो रहा है तो इम्यूनोग्लोबिन के अलावा और भी कई सारी दवाई है जिसको तुम ले सकते हो और उस प्रभाव को कम कर सकते हो। ठीक, उन्हें एलर्जन के संपर्क से कई सप्ताह पहले ही दे देना आवश्यक होता है। ये जो दवा है, जैसे मान लो तुमको पता चल गया कि जैसे ही पोलन सीजन आएगा हमको एलर्जी होगा, तो आपको क्या करना है कि पोलन सीजन शुरू होने से 1-2 सप्ताह पहले ही क्या करिए, वो दवा आप ले लीजिए, आपका बॉडी पहले से ही तैयार हो जाएगा और आपको वो लक्षण दिखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको एलर्जी नहीं होगा। तो ये लेना आवश्यक होता है। वर्तमान में सूजन रोधी प्रभाव के कारण इनहेल्ड स्टेरॉइड के चिकित्सीय उपयोग बढ़ रहा है। एक दवा का नाम बताया जा रहा है कि सूजन ये सब होता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इस दवा को लोगे तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है, वो भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डाल सकता है, तो बच के इलाज करना पड़ता है। और है जी कह के मास्टर वो तो भी आइले हमार, बस ना ना ये सब छोटा है, मेन ये है, वो तो खाली नाम के पेज है सब। आए न बड़का बड़का नहीं, फिर है उपाय कि कैसे हम बच सकते हैं, तो उपाय तो ट्यूं ट्यूं खत्म। अरे रुके ना, सावन वाले पढ़ते ना है, क्या दिक्कत है, नहीं ना, कौन का ट्रेन धरेला है। टू इंश्योर द लोवेस्ट इफेक्टिव डोसेज थ्रू आउट द ट्रीटमेंट द लेबोरेटरी कैन periodically monitor the occurrence in serum of ECP released from इन्फ्लेमेटरी सेल्स। आगे कहा जा रहा है कि उपचार के दौरान अगर हम कम प्रभावी खुराक सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला समय समय पर रक्त सीरम में सूजन कोशिकाओं से मुक्त होने वाली ईसीपी की मात्रा की निगरानी कर सकती है। देखो क्या कहा जा रहा है, हमने के सूजन तो अलग अंदर से होता है, अंदर के सेल से रिएक्ट करता है, या हमारा जो अब एलर्जी होता है तो हमारा रक्तचाप कम होने लगता है, वायु मार्ग में प्रॉब्लम होने लगती है,
तो इसके लिए बार बार क्या किया जा रहा है, लैब में जांच किया जा रहा है कि बार बार जांच करके बेहतर दवा बना करके इस चीज से मुक्त हो सके। अब यहाँ पे एक काम होता है ईसीपी। अब ये ईसीपी क्या है, तो ईसीपी हमारे बॉडी में एक प्रोटीन है, ठीक। और ये पाया कहाँ जाता है, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, श्वेत रक्त कोशिका है, उसी में ये बनता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये वो है जो हमारे अंदर में रहता है और हम लोगों को सुरक्षा देता है एलर्जी से। तो उसके बारे में यहाँ पे बार बार पढ़ा जा रहा है, उसके बारे में जांच किया जा रहा है, नया नया दवा बने और एलर्जी के मामले से हम लोग मुक्त हो इस बीमारी से, इसके लिए काम किया जा रहा है, परीक्षण हो रहा है। और यहाँ बताया गया है कि एक परीक्षण होता है जिसका नाम है फाडिया। इस परीक्षण के द्वारा आप अपने शरीर में एसीपी के द्रव को पहचान सकते हैं, उसको जान सकते हैं। अब देखो ये सब आ गया मेडिकल लाइन के चीज। अभी सबके बारे में उतना तुमको जानकारी है नहीं, इसके बारे में बेहतर कौन समझ सकता है, जो डॉक्टर है। लेकिन हम लोगों को जो मेन चीज है याद रखना है, पढ़ते रहना है। आगे ये में से कोई डॉक्टर बनेगा तो पढ़ ले रहेगा तो उस टाइम पे तुमको काम करेगा, या तुमको एलर्जी हो जाए या घर में किसी को हो जाए तो ऐसे समय पे तुमको काम करेगा। अब बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर आपको एलर्जी हो जाए तो कैसे इलाज करना है। तो कह रहे हैं देयर आर 3 जनरल अप्रोचेस टू बी ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेज सच एज एलर्जिक रिटनेस अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जेन मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स एंड एलर्जी शॉट्स। कह रहे हैं कि एलर्जी से बचने के 3 उपाय हैं तुम्हारे पास। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, याद रखना है एलर्जी से बचने के कितने उपाय, 3। पहला चीज क्या है, जिस चीज से आपको एलर्जी होती है उससे आप दूर रहिए, उसके संपर्क में मत आइए। दूसरा चीज, अगर आ जाते हैं तो दवा लीजिए, और दवा नहीं ले सकते हैं एलर्जी के इंजेक्शन लीजिए, शॉट्स लीजिए, तो फिर उसका दवा आता ना एलर्जी से बचे वाला। अब देखो जैसे एक नॉर्मली तुमको हम बताते हैं, हमने दवा खाते हैं तो दवा खाने से हो जाता है गैस, होता ना है, तो डॉक्टर को गैसों के दवा देता है, क्लियर। उसी यहाँ मिलेगा कि तुमको दवाई से एलर्जी होता है तो एलर्जी खत्म होके को दवाई लेने से ठीक खत्म न है, आना तक घोंप देंगे को सुई, तुरंत काम करेगा। अब भैंसिया वाला सुइया घोंपल जाएगा, काहे कि आदमिया वाला से तोरा एलर्जी ना है। आए बस बस तुरंत एलर्जी शांत हो जाएगा। अब देखिए एलर्जी से बचने के और क्या उपाय है। सबसे पहले अगर आपको पोलन सीजन में परागकण से एलर्जी होती है तो आप मास्क लगा के रखिए। जैसे मान लो उस टाइम पे आप गए हैं घास काटने या घर के साफ सफाई कर रहे हैं तो धूड़ी गर्दा उड़ता है और उससे हमको क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है, सर्दी जुकामी सब हो जाता है, मतलब एलर्जी हो गया। तो वैसे टाइम पे आप क्या करिए, मास्क लगा के काम कीजिए, आपके नाक में न जाएगा न वो प्रभाव डालेगा। फिर उसके बाद स्टे इंडोर्स इन द मॉर्निंग व्हेन द पोलन काउंट इज इट्स हाईएस्ट एंड ऑन वाइंडली डेज। अब देखिए अगर आपको परागकण से एलर्जी है, अभी ना बताएं परागकण बैला कहीं के फुलवा में होला, तो उससे एलर्जी होता है तो आप सुबह सुबह बाहर मत निकला करिए, खास करके उस टाइम पे जब पोलन सीजन एकदम अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रहता है। बाहर मत निकलिए, अपने घर के अंदर रहिए। जब हवा बढ़े तब बाहर नहीं निकलिए, हवा के साथ वो बह के आता है आपके नाक में जाएगा, फिर एलर्जी हो जाएगा। तो मत निकलिए, पढ़े हुए मत आइए कि सर जी आज हवा बचली था कि हमारी एलर्जी हो जाए। रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना खाने से प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप जब भी खाना खा रहे हैं तो उसको देख लीजिए, लेवल्स उसका चेक कर लीजिए कि कितना से ज्यादा हम खाते हैं तो हमको प्रॉब्लम होता है, और उसको ध्यान में रख करके आप ही भोजन करिए तो आप एलर्जी से बच सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कीपिंग विंडोज एंड डोर क्लोज ड्यूरिंग हैवी पोलिनेशन सीजन। जब परागकण का सीजन चले तो उस टाइम पे आप क्या करिए, घर के खिड़की मच्छर से मच्छरदानी लगा के रे। तो एक उपाय और है, पंखा चालू करके छोड़ दे, वो बेचारा उधियाइत रहा है, बैठ ही ना पाओ, इतना न कस के रहा है ना कि उधिया जाए। समझ गया। तो देखो यहाँ, तो अगर आपको परागकण से प्रॉब्लम है तो घर से बाहर भी मत जाइए, और साथ ही साथ आप क्या करिए, घर के खिड़की दरवाजा आप बंद करके रखिए ऐसे मौसम में, नहीं तो बाहर के चीज अंदर आ जाएगा, तो भले आप बाहर नहीं गए वो तो अंदर आ गया, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप अंदर से बाहर नहीं जाइए और उसको बाहर से अंदर नहीं आने दीजिए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, एलर्जी नहीं होगा और क्या होगा, है ना। रीड द होम ऑफ इंडोर्स प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ मिल्ड्यू। और क्या कर कीजिए,
जो भी पौधा वगैरह है, फफूंदी है, जेकरा से तोरा एलर्जी हो जाता है, सबको उखाड़ पुखाड़ के यहाँ से भगा, ए सब साफ करो, एलर्जी हो जाता है एकरा से। डोंट अलो डेंडर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स इन द हाउस, वैसन जानवर जेकरा से रूसी होता है, डेंड्रफ होता है, वैसे जानवर को घर में मत आने दो। काहे ना तो सबसे फेवरेट पपी हो, हाँ पपियो के मत आवे दो, न तो पपियो ले लेगा तोरा, गोदी खिलेला एलर्जी हो जाते बा। तो उससे उसको अवॉइड कीजिए, उससे बच के रहिए। आए कैसे, अरे जानवरवा के हो रहेगा और वो तोर दहिया में लगेगा तो तुम राम रे राम, हो गया शुरू, समझ गया। चेंज फीदर पिलोज वोलन ब्लैंकेट्स एंड क्लोथिंग टू कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स। अगर आपके यहाँ पंख सब वाला तकिया कंबल ऊनी सब है, ऊनी कंबल है, पंख वाला तकिया सब खूब सजा के रख ले हो घर में, तो सब हटा दो, का जगह सूती वाला और जो कृत्रिम रसायन से जो बनता है पॉलिस्टर इस सब के, वैसे चीजों का कपड़ा चादर कंबल आप अपने घर में रखिए, तो आपको एलर्जी से बचाव हो सकता है, बच सकते हैं, समझ गए। और क्या है जी, इनक्लोज मैटर्स बॉक्स स्प्रिंग्स एंड पिलोज इन प्लास्टिक बैरियर्स क्लोथ। उसके बाद आपका जो भी गद्दा तकिया वगैरह है, अगर पंख खुला है न फेंक सकते हैं तो उसमें पॉलिस्टर वाला प्लास्टिक के लगा दीजिए कवर, पंख अंदर चला गया, आप एलर्जी से बच जाइएगा। अरे गदा होता है, आग लग गई तो एलर्जी के यहाँ मामला है, आग लग गई तो भागी है ना, तो वह में कम्बल में लपटा रही है और कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। अब आप पूछती में कि कैंसर हो गई था सर जी, तो हम कैंसर पढ़ रहे हैं, हम एलर्जी नहीं पढ़ा रहे हैं जी। वाश सीट्स, ये एमबीबीआई क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में। वाश सीट्स मैटर्स पैड एंड ब्लैंकेट्स वीकली इन हॉट वाटर एटलीस्ट 130 फ़ारेनहाइट। आपको सप्ताह में कम से कम एक बार घर के जो भी चादर गद्दा के कवर कंबल वगैरह है उसको धोना है गर्म पानी में। पानी कितना गर्म होना चाहिए, कम से कम 130 फ़ारेनहाइट गर्म होना चाहिए, और उसमें उसको धोइए। तो सवाल बार बार यही पूछता है कि हमको सीट्स मैटर्स को कितने दिनों पर धोना चाहिए, नीचे ऑप्शन रहेगा, तो वीकली होना चाहिए, वीकली मंथली ईयरली का, तो सप्ताह में है, तो ना धोएगा तो फिर होगा। तो थोड़ा ना होता है, जिसको होता है उसके लिए नहीं इलाज है जी, ये कहाँ कहाँ से सब पहुंच गए है। रिमूव कारपेट्स एंड अप होल्स्टेडेड फर्नीचर, खास करके अब अमीर के घर में कालीन बिछाव रहता है खूब, हमने के बिहार में ना बिछावा है हरियर का, और ना पूरा गद्दा वगैरह ये सब लगा रहे फर्नीचर में, तो अगर आपको उससे एलर्जी है तो उसको हटा दीजिए, एलर्जी से बच जाइएगा। बड़ा मुश्किल चीज है, खत्म हो गया, ये लास्ट है गदा हवा। उसके बाद क्या कर रहा है, यूज एक्रिसाइड केमिकल, हम यहाँ पे देखो सीधे हिंदी समझो, एक तुमको एक्रिसाइड नाम के आता है केमिकल, ठीक, उस केमिकल को आप पानी में मिला करके पूरे घर को धो धा के साफ करिए, हाँ फिनाइल एक तरह से कहिए, और उसको धो करके आप क्या करिएगा, साफ करिएगा, तो जो भी एलर्जन वहां पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और आप एलर्जन के संपर्क में नहीं जाइएगा तो आपको एलर्जी नहीं होगा। तो ऐसे करके बच सकते हैं। अब कुछ अमीरों के लिए है, अगर आप अमीर व्यक्ति हैं तो एलर्जी से बचने के कुछ उपाय है। क्या उपाय है, आप घर से लेके गाड़ी ऑफिस हर जगह एसी लगवा लीजिए, एयर कंडीशनर, आप बच सकते हैं। एयर फिल्टर एक आता है, हवा को फिल्टर करके देगा तुमको, तो जो भी परागकण वगैरह कचरा धूल आया है उस सबको वो रख देगा बाहर, या फ्रेश हवा तुमको देगा, तुमको एलर्जी नहीं होगा। उसके बाद एक तुमको ह्यूमिडिफायर होता है, जो क्या करता है, नमी को कम कर देता है, जो नमी होता है ना बरसात के दिन में, तो उससे भी हम लोगों को एलर्जी होता है, तो नमी को कम करके उसको थोड़ा गर्म करके तुमको देगा, तो माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, तो आप उससे बच सकते हैं। तो एलर्जी से बचने के ये सारे उपाय हैं। अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। कल आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगा व्याकरण में, और ज्यादा चांसेस है कि आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाऊंगा सबसे पहले, ठीक, तो तैयार रहेगा, उपसर्ग उपसर्ग।